कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आइए हम फिर से आज गवर्नर जनरल के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। आपके सामने आज स्क्रीन अच्छे से दिखेगा। तो आइए आज बिना टाइम व्यस्त किए स्टार्ट करते हैं। तो 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद लॉर्ड क्लाइव को प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। लॉर्ड क्लाइव को प्रथम गवर्नर बनाया गया। सॉरी दोस्तों, प्रथम गवर्नर। ये प्लासी का युद्ध जो हुआ वो बंगाल कह सकते हैं कि ये जो प्लासी का मैदान है, नदिया एक ज़िला है, उसी मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 किलोमीटर या 22 मील दूर नदिया ज़िले में प्लासी के मैदान लगभग है। प्लासी के युद्ध के बाद जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा के कुछ क्षेत्र ही अंग्रेज़ों के अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण में आया। तो पहला गवर्नर बंगाल का बनाया गया लॉर्ड क्लाइव को। प्लासी के युद्ध में सिराजउद्दौला की हार हुआ था। दूसरी बार एक बार तो 1757 से 60 तक लॉर्ड क्लाइव जो है बंगाल का गवर्नर रहता है। ये दूसरी बार भी आता है 1765 से 67। इस वक्त ये बक्सर के युद्ध के बाद आता है। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था और ये 65 से 67 तक रहता है। बक्सर का युद्ध जो है इसमें बंगाल, अवध तथा भारत के नवाब संयुक्त रूप से हेक्टर मुनरो वाली सेना के विरुद्ध लड़ाई किया था, जिसमें संयुक्त सेनाओं की हार हो गई थी। बंगाल के नवाब उस समय मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और भारत का जो नवाब थे वो शाह आलम द्वितीय। तो उस समय बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अंग्रेज़ों को प्राप्त हो जाती है। इसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने या लॉर्ड क्लाइव ने द्वैध शासन की नीति लाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद द्वैध शासन की नीति आया तो 1766 में श्वेत विद्रोह हो जाता है। ये श्वेत विद्रोह दोस्तों अंग्रेज़ों के बीच की लड़ाई है। इसमें दोहरा भत्ता बंद कर दिया जाता है। इस कारण जो है श्वेत विद्रोह होता है। उपहार भी मिलते थे जो भी बंद हो जाते हैं। फिर गवर्नर जनरल आप जानते होंगे 1757 से 65 डायरेक्ट नहीं है। उस काल तक लॉर्ड क्लाइव गवर्नर जनरल, बल्कि 1757 से 60 तक ही है। दूसरा गवर्नर जनरल जो है हालबेल 1760 में। हालबेल के घटना के कारण ही तात्कालिक कारण हो सकता है प्लासी की लड़ाई का। ये मेरे अनुमान के अनुसार है दोस्तों। तीसरा गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड वेंसिस्टॉट, जो 1760 से 65 तक रहा। तो पहला लॉर्ड क्लाइव 1757 से 60, दूसरा हालबेल 1760 कुछ समय के लिए ही, तीसरा लॉर्ड वेंसिस्टॉट जिसके समय में बक्सर का युद्ध होता है दोस्तों हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में, और भारत के संयुक्त सेनाओं की हार हो जाती है, जिसमें आपको पहले हम बता चुके हैं बंगाल के नवाब मीर कासिम और अवध के शुजाउद्दौला और भारत के नवाब शाह आलम द्वितीय। फिर 1760 से जब 65 तक लॉर्ड वेंसिस्टॉट के काल में बक्सर का युद्ध होता है, तो
लॉर्ड क्लाइव फिर से एक बार आते हैं कि इतने अच्छे से तुमको हम जीत कर के दिए और तुम लड़ाई कर लिया, हटो हटो हटो, इस तरह से बोल कर के मानिए ये कहानी कर रहा हूँ 1765 से 67 तक फिर से रहते आया और उसने भारतीयों को कहा इतनी हिम्मत क्यों हो गई तुम्हें लड़ाई करने से के लिए। तो फिर इसके बाद लॉर्ड बेरेलस्ट जो 1765 से 69 67 से 69 दोस्तों 67 से 69 ध्यान रखिएगा, 65 से 67 दोस्तों क्लाइव, 67 से 69 दोस्तों बेरेलास्ट, छठा नंबर में है दोस्तों 1769 से 72 कार्टियर। कार्टियर इसके काल में आधुनिक भारत का पहला अकाल पड़ा था। इसे ही ल्यूनियस कार्टियर इसका नाम है दोस्तों, द्वैध शासन का जनक माना जाता है इसको। तो फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। पहला गवर्नर दोस्तों बंगाल का क्लाइव, शॉर्टकट में क्लाइव बोल सकते हैं। दूसरा दोस्तों हालवेल, तीसरा दोस्तों बेंसिस्टॉट, चौथा दोस्तों फिर से क्लाइव आया था, पांचवा दोस्तों बेरेलस्ट, छठा कार्टियर, फिर आगे आएंगे वारेन हेस्टिंग्स जो बंगाल के अंतिम गवर्नर, और यहीं पर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल का गवर्नर का पद बदल दिया गया। अब इसका नाम हो गया बंगाल का गवर्नर जनरल। अच्छा, इसमें कुछ अन्य बातें कर लेते हैं दोस्तों। एक इंग्लैंड व्यक्ति था बर्क, उसके अनुसार उसने कहा क्लाइव के बारे में कि क्लाइव जो है बड़ी बड़ी नींव रखने वाला व्यक्ति है, क्योंकि यूरोपीय कंपनी बहुत सारे आए थे, अंग्रेज भी आए थे, बहुत दिनों से शासन चला रहे थे सारे लोग, बट ऐसा काम क्लाइव के जैसा काम कोई नहीं किया। उस बर्क के अनुसार पर्सिबियल स्फीयर ने कहा क्लाइव भविष्य का अग्रदूत है। बट दोस्तों ये जब 1765 से 67 तक दूसरी बार आकर यहाँ जो है गवर्नर का पद संभालता है, उसके बाद लौटता है इंग्लैंड, तो वहाँ आत्महत्या कर लेता है। अब क्या कारण है दोस्तों, इसको विस्तार तरीके से हिस्ट्री में बताया जाएगा आगे दोस्तों। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसमें बंगाल का गवर्नर का पद को बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो अंतिम गवर्नर भी बंगाल का हुए वारेन हेस्टिंग्स, और प्रथम गवर्नर जनरल बंगाल के वारेन हेस्टिंग्स। अच्छा, सबसे पहले न्याय इन्होंने ही दिया था, मतलब कहा जा सकता है न्याय सबसे पहले कौन दिया था, तो इन्होंने ही न्याय व्यवस्था की शुरुआत की थी। क्योंकि 1773 में, इसके पहले बताए दोस्तों, थोड़ा ध्यान देख लीजिए यहाँ पर 1773 वाला रेगुलेटिंग एक्ट में क्या था। इसमें जो है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था कलकत्ता में, तो इसलिए इसको सबसे पहले न्याय पद्धति के तहत स्थापित करने के लिए जनक बोला जाता है। वारेन हेस्टिंग्स को न्याय के सेवा का जन्मदाता कहा जाता है, न्याय की सेवा का जन्मदाता। अच्छा, ये एक्ट के द्वारा हम बताए थे कि कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था। इसमें मुख्य न्यायाधीश का पद एलिजा इम्पे और इसके अलावा 3 अन्य न्यायाधीश चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइट। दोस्तों ध्यान से देखिए, चैम्बर, लिमेस्टर और हाइट। धन की ज़रूरत थी उस समय, इसलिए इसने लाया भू राजस्व प्रणाली। 1772 से 77 में एकक वर्ष के 5 वर्षीय योजना लेकर आया, बट यह फेल हो गया। शुरू में तो 5 वर्ष का योजना लाया था, बट बाद में एकक वर्ष का कर दिया, वो भी फेल हो गया पूरी तरह से, मतलब जो है साबित अच्छा नहीं हुआ। 1773 में बनारस की संधि हुआ था, थोड़ा अन्य जानकारी ले लीजिए दोस्तों। 1773 में बनारस की संधि हुआ था। इस संधि में अंग्रेजी सत्ता के अंडर में आ गया था पूरा के पूरा बनारस। अच्छा, बनारस जो है, जो संधि हुआ था किसके बीच में हुआ था, जो बता रहा हूँ,
वारेन हेस्टिंग्स और सिराजउद्दौला के बीच में, सिराजउद्दौला के बीच में, ध्यान रखिएगा। 1773 में बनारस की संधि हुआ था सिराजउद्दौला के बीच में। बट ये जो है जब संधि यहाँ हुआ तो भागते 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 फैजाबाद चला गया और रोहिलखंड पर अधिकार कर लिया। वहाँ एक क्षेत्र है रोहिलखंड में, 1774 में अधिकार कर लिया। तो वहाँ भी गुस्से में आकर फैजाबाद की संधि करता है अवध के साथ 1774 में। और यहाँ एक बात बोलता है इस संधि के अंतर्गत कि अवध के जितने भी बेगम हैं उसके संपत्ति के देखभाल की गारंटी अंग्रेज लेगा। दोस्तों इस पर एक कहानी आगे मैं बोलूँगा, थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं। इसी समय बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में विलियम जोन्स द्वारा स्थापित किया गया। दोस्तों इस कहानी को अब यहाँ पर लिख दिया गया है, आपको बता दिया जाएगा। फैजाबाद का संधि बता दिए थे, भागते भागते गया था। बनारस की संधि जब 1773 में हुआ था तो सिराजउद्दौला ही वहाँ का नवाब था, तो वो रोहिलखंड पर जाकर अधिकार किया था। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल विलियम जोन्स ने किया था, ये बता दिया। इसके काल में 1780 से 84 में मैंगलोर की संधि हुआ, जिसमें टीपू सुल्तान, इस संधि को टीपू सुल्तान और अंग्रेज के बीच में हुआ था मैंगलोर की संधि। इसमें जो है हैदर अली टीपू सुल्तान के पिताजी थे जो मारे गए। आगे 1767 से 69 मद्रास की संधि हुआ। आगे जो है 1767 से 69 मद्रास हैदर अली और बेरेलस्ट के बीच। हैदर अली और बेरेलस्ट, दोस्तों ये भूल गया था मैं बताना, ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध था 1767 से 69। दूसरा जो था 1780 से 84, ये दूसरा वाला था 1780 से। तो पहला में मद्रास की संधि हैदर अली के बीच और बेरेलस्ट के बीच। दूसरा जो हुआ 1780 से 84 मैंगलोर की संधि, उसमें 1782 में हैदर अली का मृत्यु हो गया था, मतलब मारा गया था। तो टीपू सुल्तान मतलब कि आगे बढ़ाया और उसी से संधि 1784 में हुआ था मैंगलोर की संधि। दोस्तों ये कहानी जो बता रहे थे वो कहानी अब आया। मुर्शिदाबाद में एक दीवान था, दीवान जो वही मतलब राजस्व विभाग का जो भी प्रधान रहता है, नंद कुमार जिसका नाम था, उसने वारेन हेस्टिंग्स पर आरोप लगाया। इतना हिम्मत, वारेन हेस्टिंग्स पर आरोप लगा दिया। क्या आरोप लगाया कि मीर जाफर का विधवा बेगम से 3.5 लाख रुपये का इन्होंने घूस लिया है। क्यों लिया है भाई? उस समय जो है मीर जाफर का एक अल्पवयस्क पुत्र था जिसका नाम था मुबारक उद्दौला। उसका कहना था उसको राजा या संरक्षक देने के लिए ऐसा किया। तो इन्होंने गुस्से में आकर कौन, वारेन हेस्टिंग्स इम्पे की मदद से, इम्पे कौन थे? एलिजा इम्पे मुख्य न्यायाधीश थे जो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुआ था, उसी के मुख्य न्यायाधीश थे। उन्हीं के मदद से इसको नंद कुमार को फांसी दिला दिया गया, इसलिए इसको न्याय का भी जनक बोला गया था। बर्क के अनुसार बर्क ने महाभियोग चलाया इसके ऊपर। बर्क जो वही बोला था बड़ी बड़ी नीम, वो महाभियोग चलाया था किस पर? वारेन हेस्टिंग्स पर। एकमात्र गवर्नर है जिस पर महाभियोग चला है। ब्रिटेन के संसद में दोस्तों इस महाभियोग का जो है ब्रिटेन की संसद में चला 1788 से 95 तक, फिर मुक्त कर दिया गया। अच्छा, इसके अलावा वारेन हेस्टिंग्स को बहुत सारे नाम बोला गया। उसको बोला गया है चूहा, नेबला, झूठा बैलों का सरदार या ठेकेदार, न्याय का मुखिया, तो बता ही दिए। आगे दोस्तों अगला गवर्नर जनरल है लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 93। इसके काल में जो है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92। दोस्तों पहला बताए थे 1767 से 69, यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, मद्रास की संधि हुआ था। दूसरा जो हुआ था मैसूर युद्ध 1780 से 84 मैंगलोर की संधि। तीसरा जो हुआ यहाँ पर लिखा हुआ है श्रीरंगपट्टनम की संधि 1790 से 92। और फिर आगे चौथा में मारा जाता है टीपू सुल्तान, मैसूर पर अधिकार हो जाता है 1799 में। दोस्तों 1793 में आखिरी दिन, यहाँ पर आखिरी दिन में
बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्ती लाता है। कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस। संस्कृत विश्वविद्यालय की भी स्थापना होता है इसके काल में। बनारस में जोनाथन डंकन संस्कृत विद्यालय की स्थापना होता है 1792 में। और उसके बाद प्रांतीय न्यायालय भी स्थापना करता है कलकत्ता, ढाका, उसी एरिया में करता है, मुर्शिदाबाद, ये सारे में हो जाते हैं। और इसको माना जाता है सिविल सेवा का जनक। यहाँ पर एक लिखा हुआ है कि 1853 में डलहौजी के समय में सिविल सेवा जो है योगात्मक तरीके से किया गया। बट भारत में जो है सिविल सेवा मतलब जो होता है यूपीएससी वाला एग्जाम, वो 1923 से स्टार्ट भारत में किया गया। इससे पहले इंग्लैंड में ही होता था। सत्येंद्र नाथ बनर्जी 1863 में सबसे पहले असम के रहने वाले थे। उन्होंने सबसे पहले सिविल सेवा की परीक्षा पास किया था। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। आगे कॉर्नवालिस का थोड़ा और बचा हुआ। कॉर्नवालिस संहिता जाते जाते लाया था। कॉर्नवालिस संहिता जिसको बोलते हैं कॉर्नवालिस कोड भी आज भी लागू, आईपीसी और सीआरपीसी इसी के तहत लाया गया था दोस्तों। इसमें जो है टैक्स और न्याय व्यवस्था और टैक्स दोनों अलग अलग कर दिया गया। आज भी वही है, न्याय अलग है, टैक्स मतलब भू राजस्व व्यवस्था वाला प्रणाली अलग है। आज भी ये प्रचलन उसी आधार पर है दोस्तों। उसके बाद है सर जॉन शोर। ये शोर मचाता हुआ आया दोस्तों। 1793 से 98 तक के गवर्नर जनरल रहता है। इसके समय में 1793 में पहली बार चार्टर एक्ट आया, जिसमें कंपनी को, ब्रिटिश कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए भारत में व्यापार के लिए एकाधिकार की शक्ति दिया गया। और फिर इसी तरह से 20-20 साल का चार्टर एक्ट आएगा यहाँ से दोस्तों। 1793 के बाद 1813 20 बरस आगे, फिर 1833 और फिर 1853। तो ये लाया अहस्तक्षेप की नीति। मुख्य रूप से ये उस समय लाया मैसूर के प्रति। इसमें जो है ये क्या किया, जमींदारों को वास्तविक भूमि का मालिक जो है किसानों को नहीं बल्कि जमींदारों को बना दिया। ये कितना गलत काम किया दोस्तों। इसके काल में जोनाथन डंकन द्वारा स्थापित 1792 वाला विश्वविद्यालय था, वो अब महाविद्यालय में बदल गया। पहले विश्वविद्यालय था, अब महाविद्यालय में थोड़ा दर्जा बढ़ गया दोस्तों। अब आता है लॉर्ड ब्लेजली। 1798 से 1805। फ्रांसीसी का प्रकोप बढ़ रहा था इसके काल में। इसके काल में है जो बहुत सारा युद्ध हो रहा था, तो कंपनी को भी पूरा डर सता रहा था। भय को दूर करने के लिए इसने अंग्रेजी श्रेष्ठता को बढ़ाने के लिए, भय को दूर करने के लिए, कंपनी का विस्तार करने के लिए एक सोचा समझा रणनीति लाया, जिस रणनीति का नाम है सहायक संधि। इसमें राज्यों को ऑफर किया, इस संधि के तहत राज्यों को ऑफर किया कि वैदेशिक मामले अंग्रेज के पास होंगे। मतलब तुमको लड़ना झगड़ना नहीं है, मतलब तुम्हारे राज्य की रक्षा हम करेंगे, जो बोला ब्लेजली संधि के अनुसार, बट तुम्हारे आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करूंगा, जो बोला। इस संधि के तहत इस ऑफर में अनेक सारे राज्य इसके जाल में फंस गए, मानिए एक तरह से। तो हैदराबाद ने 1798 में इस संधि को स्वीकार किया सबसे पहले। मैसूर 1799 में, क्योंकि 1799 में टीपू सुल्तान मारा गया था। पेशवा दोस्तों 1802 में बसई की संधि हुई थी दोस्तों। इसमें सिंधिया दोस्तों 1804 में, तंजौर 1793 में, अवध 1801 में, भोसले 1803 में। इसी तरह और बहुत सारे राज्य इसमें आकर शामिल हुए थे दोस्तों। आगे इसके काल में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1799 में दोस्तों। पहले ये बताए थे कि टीपू सुल्तान इसमें मारा गया था और मैसूर भी इसके अंडर में आ गया था, कंपनी के अंडर में आ गया था। इसी के जगह पर मैसूर मतलब टीपू सुल्तान का जब मृत्यु हो जाता है, मारा जाता है, तो वाडियार या आडियार वंश का
स्थापना होता है वेलेजली के काल में। इसके काल में दोस्तों 1800 में ICS के लिए परीक्षण के लिए एक फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया गया। इसमें इसका मंशा था कि लोगों का जन्मभूमि भारत हो, बट विचार अंग्रेज जैसा पैदा करने की मंशा था इसका। अच्छा दोस्तों, इसने बहुत सारे राज्यों को अपने कंपनी में मिला लिया, मतलब कह सकते हैं राज्यों को अपने अधीन में कर लिया बिना हथियार बिना लड़ाई के। तो इसलिए इसको बंगाल का शेर कहा जाता है दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है दोस्तों, इसमें बंगाल का शेर कहा जाता है सर जॉन बार्लो। सर जॉन बार्लो दोस्तों, सर जॉन बार्लो के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। तो इसके बारे में, इसके काल में कौन कौन से घटना घटा जो देखते हैं। इसके काल में बिल्लोर का सिपाही विद्रोह होता है, 1806 में होता है। लॉर्ड मिंटो इसके बाद आता है दोस्तों, ये केवल 1805 से 7 तक रहता है सर जॉन बार्लो। लॉर्ड मिंटो फर्स्ट 1807 से 13 दोस्तों। लॉर्ड मिंटो सेकेंड आएगा, वो 1909 में आएगा, जिसमें मार्ले मिंटो सिद्धार पढ़ा जाता है। ये फर्स्ट है, वो सेकेंड है। अमृतसर की संधि होती है इसमें 1809 में इसके काल में, बट साइन उस पर मेटकॉफ करता है, चार्ल्स मेटकॉफ, जो 1835 में आएगा। उसको कहा जाएगा मुक्तिदाता समाचार पत्रों का। अच्छा दोस्तों, ये राजा रंजीत सिंह के बीच में हुआ था। 1813 में इसके मतलब शासनकाल में आता है। 1813 का चार्टर एक्ट आप खुद जानते हैं। कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो जाता है भारत में, केवल चाय पर एकाधिकार बना रहता है दोस्तों। अगला गवर्नर है इसमें लॉर्ड हेस्टिंग्स, 1813 से 23। आंग्ल नेपाल युद्ध होता है इसके काल में दोस्तों, 1814 से 16। 1814 से 16 सुगौली की संधि के साथ ये युद्ध समाप्त हो जाता है। ये युद्ध सुगौली की संधि जब होता है इसमें तो समाप्त होता है, तो गढ़वाल, कुमायूं, शिमला, रानीखेत, नैनीताल अंग्रेजों के अधीन में हो जाता है दोस्तों। रैयतवाड़ी प्रथा इसके काल में आता है। रैयतवाड़ी दोस्तों, ये सबसे अच्छी व्यवस्था है रैयतवाड़ी। इसमें जो है वो सर जॉन शोर जो उसने लाया था जमींदारी प्रथा, यानी कि अस्थाई जमींदारी प्रथा। क्या लाया था? जमींदारों को जमीन दे दिया था किसानों से छीनकर। और इसने रैयतवाड़ी प्रथा में टॉमस मुनरो द्वारा लाया गया है। रैयतवाड़ी किसने लाया? टॉमस मुनरो में। बट किसके काल में आया? ये आया है आपका लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में। बट रैयतवाड़ी प्रथा किसने लाया? टॉमस मुनरो। मुनरो रसे रैयतवाड़ी, रसे मुनरो। दोस्तों, इसमें वास्तविक मालिक किसानों को फिर से बनाया गया। किसान बहुत खुश हुए इसमें। इसके रैयतवाड़ी प्रथा क्या है, स्थायी बंदोबस्ती क्या है, स्पेशल वीडियो उसको दिया जाएगा उसका सभी का अच्छी तरीके से दोस्तों। इसमें पिंडारियों का अंत हो गया था, मराठा साम्राज्य खत्म हो गया था। इसमें चतुर्थ मराठा युद्ध हुआ था 1817-18 में। मराठा सम्राट पूरा अंग्रेज को अधीन हो गया था दोस्तों। आगे पढ़ते हैं। आगे है दोस्तों लॉर्ड एडम्स। लॉर्ड एडम्स दोस्तों, इसके बारे में पढ़ते हैं। ये 1823 तक शॉर्ट टाइम के लिए आता है, बहुत कम समय के लिए आता है, ये पहले ही बोल दिए दोस्तों। इसमें प्रेस पर प्रतिबंध लगा देता है। ये जो है प्रेस पर प्रतिबंध लगा देता है। कौन? लॉर्ड एडम्स 1823 में। इसके बाद आता है लॉर्ड हेम्स्टर्ड 1823 से 1828। 1823 से 1828 इसके काल में होता आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26। 1824 से 26 आंग्ल बर्मा युद्ध। इसके काल में बर्मा युद्ध होता है, तो यांडबू की संधि के साथ ये युद्ध समाप्त हो जाता है 1826 में। और इसमें एक और विद्रोह होता है इसी के समय में, बैरकपुर का सैनिक विद्रोह। ये दोस्तों 1857 के क्रांति के जैसा है विद्रोह। ध्यान रखिएगा 1824 का बैरकपुर का सैनिक विद्रोह इसके काल में होता है दोस्तों। आगे इसमें पढ़ते हैं दोस्तों। इसमें भारत, ध्यान रखिएगा आगे जो है इसके बाद, मतलब कि आगे जो आएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक, तो
इसके बाद जो 1833 का अधिनियम आएगा, यानी कि चार्टर एक्ट आएगा। उस एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल का पद भारत के गवर्नर जनरल के रूप में चेंज हो जाता है दोस्तों। अच्छा, इसमें बंगाल के गवर्नर जनरल अब भारत के गवर्नर जनरल में काफ़ी अंतर है दोस्तों, क्योंकि इस समय जब स्टार्टिंग में बंगाल का गवर्नर था तो इस समय में कंपनी का बंगाल के आसपास के क्षेत्रों पर नियंत्रण था, परंतु इस समय में लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में भारत लगभग संपूर्ण भारत पर नियंत्रण बना लिया था। तो भारत का गवर्नर जनरल हो गया, दायरा विस्तार होने के कारण दोस्तों आता है, तो ये केवल बंगाल का गवर्नर जनरल ही रहता है। फिर 33 के एक्ट में, मतलब 1828 में ही आता है, बट 33 के एक्ट में ये क्या हो जाता है, बंगाल के गवर्नर जनरल जो पद रहता है भारत के गवर्नर जनरल के रूप में चेंज हो जाता है। तो 1828 से 33 तक ये बंगाल का गवर्नर जनरल रहता है और 1833 से 35 तक भारत के गवर्नर जनरल। तो अंतिम बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, मतलब अंतिम भी है बंगाल का अंत हो रहा है तो अंतिम है, अब शुरू भी हो रहा है इसी से, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में भी। तो आगे पढ़ते हैं दोस्तों। इसके आने से पहले ये जो है गवर्नर जनरल का पद पर था, ये बता दिया। हालांकि ये जो है 1803 में और आ चुका था, मद्रास के गवर्नर के रूप में काम कर चुका था। दोस्तों आप जानते हैं कि भारत में 3 प्रेसिडेंसी कंपनी ने बना रखी थी, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास और बम्बे। तो 1803 में ये कार्यरत थे, मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे। और इसके काल में 1806 में वेल्लोर के युद्ध, सैनिक विद्रोह होता है। क्यों होता था, तो इसका कारण था सैनिक विद्रोह का, माथे पर सैनिक जो है अपना जातीय चिन्ह लगाते थे तथा कान में बालियां पहनते थे, उस पर इन्होंने रोक लगा दिया था। इसी के चलते इसका विद्रोह मुख्य रूप से माना जाता है। इसके काल में दोस्तों विलियम बेंटिक के साथ मिलकर राजा राम मोहन राय ने बहुत अच्छे काम किए। इन्होंने सती प्रथा का अंत किया दिसंबर 1829 में धारा 17 द्वारा। दोस्तों धारा 17, तो इन्हें भारत का अग्रदूत भी कहा जाता है, युगदूत भी कहा जाता है, पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है, आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, बहुत अलग अलग नाम से इनको पुकारा जाता है। यह कानून जो है सती प्रथा वाला जो कानून बना था वो सबसे पहले बंगाल में लागू हुआ, उसके बाद 1830 में जो है मद्रास और बॉम्बे में भी लागू हो गया। दोस्तों आगे बढ़ाते हैं वीडियो को, ये लास्ट पेज है दोस्तों। बेंटिक ने कर्नल सिलीमन के साथ मिलकर, ये विलियम बेंटिक ही कर्नल सिलीमन थे, इंग्लैंड के ही व्यक्ति, उनके साथ मिलकर 1830 में ठगी प्रथा एक था उसको समाप्त कर दिया गया, ठगी प्रथा को समाप्त किया गया। ये भी बहुत खतरनाक था दोस्तों। सरकारी नौकरी में जो है भेदभाव भी इन्होंने ही ख़त्म किया। इसी के काल में मानिए आज जो आर्टिकल 15 है वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि कह सकते हैं अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाता था। इसने कहा कि सरकारी सेवाओं में रंग भेदभाव, जाति रंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। इसके काल में दोस्तों बहुत काम हुआ। मैकाले की अनुशंसा पर शिक्षा नीति आया था, अंग्रेजी शिक्षा को भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम बना दिया गया था। इसके काल में दोस्तों 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किया गया था और संभाग में आयुक्तों की नियुक्ति की गई। दोस्तों संभाग होता है, उसके नीचे जिला होता है, उसके नीचे अनुमंडल होता है, उसके नीचे प्रखंड होता है। तो संभाग में भी कमिश्नर या प्रशासक रहते हैं, उन्हीं को आयुक्त बोला जाता है। तो आयुक्तों की नियुक्ति दोस्तों इसके काल से ही शुरू होती है। अव्यवस्था का आरोप लगाकर कुछ गलत काम भी किया है इन्होंने। अव्यवस्था का आरोप लगाकर इन्होंने भी 1831 में मैसूर को, 1832 में जैतिया और काचर को, 1834 में कुर्ग को अपने राज्यों में मिला लिया। फिर इनके बाद आता है मेटकॉफ आता है। इन्होंने प्रेस एक्ट 1835 पारित करते। जब 1835 का प्रेस एक्ट पारित होता है तो इधर दोस्तों आप लोग को बताया गया था
लॉर्ड एडम्स जो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आया था, उन्होंने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था प्रेस के ऊपर। देख लीजिए दोस्तों यहाँ, और यही प्रेस एक्ट पर प्रतिबंध लगा हुआ प्रतिबंध को क्या किया, इन्होंने हटाया। कब? 1835 के पारित एक्ट के द्वारा प्रेस एक्ट को पर लगा प्रतिबंध को हटा देते हैं। इसलिए इनको प्रेस समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है दोस्तों। आगे पढ़ते हैं लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 42, वो मेटकॉफ जो है 35 से 36। अब यहाँ पर लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 42, इनके काल में शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर जीटी रोड किया जाता है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होता है दोस्तों। इनके समय अफगान युद्ध होता है। अफगान युद्ध होता है जिसमें 1839 से 42 तक होता है। आगे आएगा एक और होगा आगे, इसके बाद आएगा डलहौजी के पहले भी है एक दो। तो दोस्तों आज यहीं तक रहेगा, समाप्त हुआ आज वीडियो। प्लीज़ दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को। आगे और अच्छे तरीके से क्वालिटी को हम हमेशा चेंज करने का प्रयास करेंगे आपके लिए। दोस्तों बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, आप लोग साथ देंगे तो और अच्छी तरीके से वीडियो बने।